गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। आज मैं आपको बीएनएस का सेक्शन 3 बताने वाली हूँ। इससे पहले हम चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, सेक्शन 1 पढ़ चुके हैं, सेक्शन 2 को कैसे याद रखना है डेफिनेशन क्लोज को वो पढ़ चुके हैं, प्लस हम सेक्शन 2 डिटेल्स में पढ़ चुके हैं जो 1 से लेके 39 क्लोज तक हमें डेफिनेशंस बताई है। आज ये जो सेक्शन 3 हम पढ़ने वाले हैं ये भी जनरल एक्सप्लेनेशंस का एक सेक्शन है जिसमें टोटल 9 क्लोज बताए गए हैं। इसमें कॉमन इंटेंशन भी कवर किया गया है, इसमें एक्ट और ओमिशन और पार्टली एक्ट और ओमिशन भी कवर किया गया है, इसमें आपराधिक ज्ञान और आशय को भी कवर किया गया है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस क्लोज में से हमारी क्लियर हो जाएंगी। प्लीज मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप वीडियो देखते हो तो प्लीज इसको लाइक कर दिया करो और एक कमेंट कर दिया करो। देखो जब आप कमेंट्स करते हो तभी तो मुझे पता चलता है कि यस मेरी वीडियो जो मैं बताना चाहती थी वो इनको समझ आ चुकी है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सेक्शन 3 कहते हैं जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में, साधारण स्पष्टीकरण के बारे में। अब ये जो सेक्शन 3 का क्लोज 1 है ये हमें इतनी अच्छी बात बताता है कि अगर एक बार आपको परिभाषा दे दी, एक बार आपको दृष्टांत दे दिया, एक बार कोई दांडिक उपबंध आपको बता दिया तो हम आपको बार बार वो चीज नहीं बताएंगे। एक बार बता दी तो एक बार उसका मतलब आप हर जगह वो समझते जाओगे कि इस संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, दांडिक उपबंध और दृष्टांत, तीनों चीजें परिभाषा, दांडिक उपबंध और दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा। कि हमने जहां कहीं भी कोई डेफिनेशन दे दी, कोई इलस्ट्रेशन दे दिया, कोई भी हमने दांडिक उपबंध दे दिया तो उसको आप जनरल एक्सेप्शंस वाला जो चैप्टर है उसमें साथ लेके चलोगे, भले ही हम उसमें वो चीज बताएं या ना बताएं, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दांडिक उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। अब इसका जो इलस्ट्रेशन है, बी इलस्ट्रेशन, वो देखो। हमें ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करने आता है, अब उस पर्सन को अरेस्ट इसलिए किया क्योंकि उसने ऑफेंस किया। अब यहाँ पर जब पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करने आ रहे हैं तो पुलिस ऑफिसर को सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं समझा जाएगा। कि एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना जेड को जिसने हत्या की है गिरफ्तार कर लेता है। अब पुलिस ने क्या किया, पुलिस का काम है कि अपराध हुआ तो उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करो या अपराध नहीं हुआ तो उस ऑफेंस को प्रिवेंट करो। यहाँ ए सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि वह जेड को गिरफ्तार करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था। लॉ ने उसको बाउंड कर रखा है इस काम को करने के लिए, इसलिए यह मामला साधारण अपवादों के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। अब जनरल एक्सेप्शंस वाले चैप्टर में हमें क्लियर कर दिया कि जब कोई पर्सन जिसे लॉ के द्वारा बाउंड किया गया है कोई काम करने के लिए, अगर वो पर्सन करता है तो उसके ऊपर कोई भी आप क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज नहीं कर सकते हो। देन आता है क्लोज टू। क्लोज टू कहता है प्रत्येक पद जिसे इस संहिता के किसी भाग में स्पष्ट किया गया है, कोई भी ऐसा पद जिसे इस बीएनएस में एक्सप्लेन किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। कि एक बार अगर किसी सेक्शन में हमने आपको स्पष्टीकरण समझाया है तो उस स्पष्टीकरण को पूरे बीएनएस में आप वही मतलब समझोगे, भले ही हम उस एक्सप्लेनेशन को बार बार वहां पर ना बताएं। देन आता है क्लोज थर्ड। क्लोज थर्ड कहते हैं जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति के पति, पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में, क्या कहा, जब कोई प्रॉपर्टी किसी हस्बैंड, वाइफ, कलर या किसी सर्वेंट के पोजेशन में है तब इस संहिता बीएनएस के अर्थ के अंदर उसी ही व्यक्ति के कब्जे में है समझी जाएगी। कि अगर किसी ओनर है जिसकी प्रॉपर्टी अगर उसकी वाइफ के कब्जे में है तो ये समझा जाएगा कि वह उसी ओनर के कब्जे में है, या उस ओनर की प्रॉपर्टी किसी सर्वेंट के कब्जे में है तो ये समझा जाएगा कि वो उसी ओनर के कब्जे में है। देन आता है क्लोज फोर। क्लोज फोर हमें बताता है, देखो आपको इस क्लोज फोर में एक लाइन सिर्फ आपको रटनी है, क्या, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश
करने वाले शब्दों का विस्तार कहां पर है, आपको बताना है अवैध लोपों पर भी है। अगर प्री का क्वेश्चन आए तो आए, अदरवाइज आपको ये लाइन याद रखनी है कि कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार कहां पर है, आपको बताना है अवैध लोपों पर भी है। देन हमारा क्लोज है फिफ्थ। अब ये जो फिफ्थ क्लोज है ये हमें बताता है कॉमन इंटेंशन के बारे में, सामान्य आशय के बारे में। देखो जब आईपीसी की अगर मैं बात करूं तो आईपीसी के सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन बताया हुआ है। मैंने वहां पर उस आईपीसी सेक्शन 34 को डिटेल में भी समझा रखा है। यहाँ पर मैं आपको इस डेफिनेशन को क्लियर करूंगी, इसकी जो मेंस की चीजें है आप उस वीडियो से वहां से देख लेना। अब ये क्लोज 5 हमें बताता है कॉमन इंटेंशन। देखो इस डेफिनेशन को जब अपने मेंस की आंसर राइटिंग या नोट्स में लिखना है तो एज इट इज बेरेक्ट हमें नहीं छापना। इसको आप नंबरिंग से कैसे लिखोगे, जब कोई नंबर 1 आपराधिक कार्य, नंबर 2 कई व्यक्तियों द्वारा, नंबर 3 अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, नंबर 4 तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी दायित्व के अधीन है, नंबर 5 मानो वह कार्य उस अकेले ने किया हो। कि जब कोई क्रिमिनल एक्ट कई पर्संस के द्वारा कॉमन इंटेंशन में किया जाता है तब ऐसे व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उसी अकेले ने किया है। अब कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है कि जब आपस में आप पहले से ही कोई प्री प्लानिंग कर रहे हो, पूर्व नियोजित योजना बना रहे हो और उस पूर्व नियोजित योजना को ध्यान में रखते हुए आप सभी अपना कॉमन इंटेंशन देखकर उस काम को पूरा करते हो, तो जितने भी जने आपसे मिले हुए हैं वो सारे कॉमन इंटेंशन के लिए लायबल होते हैं। अब इस क्लोज 4 का आप हेडिंग लगा सकते हो सामान्य आशय। जब आप इस क्लोज 5 को स्टार्ट कर रहे हो तब आप इसकी हेडिंग लगा के सामान्य आशय और इस पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ये कॉमन इंटेंशन हमारे लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देन आता है क्लोज 6। अब क्लोज 6 हमें कहता है आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया कार्य, कि जब कभी कोई कार्य जो क्रिमिनल नॉलेज या क्रिमिनल इंटेंशन से किए जाने के कारण ही आपराधिक है। अगर आप नॉर्मली कोई काम कर रहे हो तो वो पनिशेबल नहीं है, लेकिन अगर आप कोई काम क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन से कर रहे हो तो वो काम क्या है, इलीगल है, आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो उस ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया है। जब आप क्रिमिनल नॉलेज, क्रिमिनल इंटेंशन के साथ सारे पर्सन्स मिलके काम करते हो तो आपको हम किस तरीके से लायबल ठहराएंगे कि मानो वह काम उसी अकेले पर्सन के द्वारा किया गया है। देन आता है क्लोज 7। क्लोज 7 कहते हैं जहां कहीं किसी कार्य द्वारा, किसी एक एक्ट के द्वारा या किसी लोप के द्वारा, अब क्या कर रहे हो आप, किसी काम को पूरा कर रहे हो, किसी अपराध को पूरा कर रहे हो, लेकिन आप आधा एक्ट कर रहे हो, आधा ओमिशन कर रहे हो। तो जब आप किसी कार्य या किसी लोप के द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां वह समझा जाता है कि परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। जब आप किसी काम को आधा एक्ट आधा ओमिशन करके कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पूरा ऑफेंस कंप्लीट क्रिएट कर रहे हो। अब इसका एक इलस्ट्रेशन है, देखो ये वाला इलस्ट्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम बेस आ सकता है कि ए अंशतः का मतलब पार्टली, आधा काम जेड को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और आधा जेड को पीट कर उसकी मृत्यु कारित करता है, तो ए ने हत्या की है। आधा काम क्या कर रहा है, उसको खाना नहीं दे रहा जिसकी वजह से वो कमजोर हुआ और उसको पीटा तो उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर ए किसके लिए लायबल है, हत्या के लिए लायबल है, कि आधा एक्ट और आधा ओमिशन करके अगर आप कोई काम कर रहे हो तो हम आपको उसी लायबिलिटी से लायबल ठहराएंगे। देन आता है क्लोज 8। अब देखो क्लोज 8 में हमें कह रहे हैं कि आधा काम एक जना कर रहा है, आधा काम दूसरा जना कर रहा है, तो वो दोनों जो आधा काम एक कर रहा है आधा दूसरा कर रहा है तो दोनों अपनी अपनी लायबिलिटी से लायबल ठहराएंगे। 3 इलस्ट्रेशन इसमें दिए, तीनों इलस्ट्रेशन मैं आपको समझाऊंगी। पहले समझो बेरेक्ट क्या कह रहे हैं, जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, एक ऑफेंस को पूरा करने के लिए हमें कई कार्य करने पड़ रहे हैं, तब जो कोई या तो अकेले
या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होता है, या तो पूरा काम एक ही पर्सन कर रहे हैं या उस काम को पूरा करने के लिए आपस में कोई सहयोग कर रहे हैं, उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साक्ष्य सहयोग करता है तो वह उस अपराध को करता है। ऐसा कहा जाता है कि जब या तो आप अकेले एक अपराध को पूरा कर रहे हो या आप किसी की हेल्प लेके किसी अपराध को पूरा कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटीज उस किए गए कार्य तक ही लायबल होगी। अब देखो इस इलस्ट्रेशन को समझो। इलस्ट्रेशन कहता है ए और बी पृथक पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर जेड को भोजन विष की छोटी छोटी मात्रा देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। ए और बी क्या कर रहे हैं, बोलते हैं कि आधा जहर तू देना आधा जहर मैं दूंगा, और उसकी एक पर्सन की हत्या करने को सहमत होते हैं। ए और बी जेड की हत्या करने की आशय से सहमति के अनुसार विष देते हैं। इसने कहा कि आधा जहर तू मॉर्निंग में दे देना, आधा जहर मैं इवनिंग में दे दूंगा। ठीक है, दोनों सहमत हो गए। जेड इस प्रकार दी गई जहर की मात्रा से मर जाता है। यहाँ ए और बी हत्या करने में साक्ष्य सहयोग करते हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, जिसमें मृत्यु कारित कर रहे हैं और दोनों उस अपराध के दोषी है यद्यपि उनके कार्य पृथक पृथक है। दोनों ने अलग अलग टाइम पे जहर दिया, दोनों ने अलग अलग टाइम पे काम किया, लेकिन दोनों ही सेम ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। उसने भी जहर दिया, उसने भी जहर दिया, तो यहाँ पर दोनों पर्सन मर्डर के लिए लायबल ठहराए जाएंगे। अब इसी का एक सेकेंड इलस्ट्रेशन देखो, ये बी और सी इलस्ट्रेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम बेस मेंस के लिए आने में। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बी इलस्ट्रेशन में जो दो पर्सन है वो आपस में बात कर रहे हैं। जैसे एक ए जेलर है, वो क्या करता है, अपने कैदी को खाना देने का लोभ करता है, ठीक है। उसका दूसरा, फिर उसका रिटायरमेंट हो जाता है, उसकी जगह दूसरा जेलर आता है। दूसरा जेलर पहले वाले जेलर से कांटेक्ट करता है। ए बताता है पहले वाला जेलर कि मैंने इसको खाना नहीं दिया, इसको हमें ऐसे ही रखना है। बी जेलर आता है, वो भी उसको खाना नहीं देता। तो यहाँ पर जब दोनों पर्सन आपस में क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर दोनों की लायबिलिटीज अलग होगी। या सी इलस्ट्रेशन कहते हैं कि जब दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपना अलग अलग काम कर रहे हैं जिसके बारे में दोनों को पता नहीं है, तो पहले वाले को अलग ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलेगी, दूसरे को अलग ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलेगी। अब देखो पढ़ते हैं, ए और बी संयुक्त जेलर है, ठीक है, अलग अलग जेलर है और अपनी हैसियत में भी कैदी को जेड का बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। दोनों अलग अलग जेलर हैं, मॉर्निंग के टाइम वो संरक्षण भार रखते हैं, इवनिंग के टाइम वो संरक्षण भार रखते हैं। ए और बी जेड की मृत्यु करने के इंटेंशन से जेड को उस प्रयोजन से भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करते हैं। जब वो मॉर्निंग में आता है तो वो भी खाना नहीं देता, इवनिंग में आता है तो वो भी खाना नहीं देता। लोभ करते हुए इस इंटेंशन से कि जेड की मृत्यु कारित कर दी जाए। प्रत्येक अपनी हाजिरी काल के दौरान जेड को भोजन देने का अवैध लोभ करके वह परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानबूझकर सहयोग करते हैं। आपस में क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। जेड भूख से मर जाता है। ए और बी दोनों हत्या के लिए दोषी है क्योंकि आपस में इन्होंने क्या कर लिया, कांटेक्ट कर लिया कि जब मैं आऊंगा तब तू खाना मत देना, या जब मैं आऊंगा तब मैं खाना नहीं दूंगा। दोनों खाना नहीं देते जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो दोनों जेलर को हम मर्डर के लिए लायबल ठहराएंगे। अब थर्ड वाला इलस्ट्रेशन समझो। एक जेलर ए एक कैदी जेड का संरक्षण भार रखता है। ए जेड की मृत्यु कारित करने के इंटेंशन से जेड को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जेड की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है। ए जेलर था, उसने अपने कैदी को खाना नहीं दिया, खाना नहीं देने की वजह से वो कैदी बहुत बीमार हो जाता है, अधमरा हो जाता है। बट भूखमरी से उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन अभी वो मरा नहीं है, सिर्फ अधमरा हुआ है, बहुत कमजोर हो चुका है। ए को पदच्युत कर दिया जाता है, उसको अपने पद से हटाया जाता है या उसका ट्रांसफर हो जाता है, रिटायर हो जाता है, जो भी। और बी उसका उत्तरवर्ती होता है, अब उसकी जगह पर बी आता है। अब ध्यान रखो, ए से दुस्संधि या सहयोग किए बिना, इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले वाले जेलर से कांटेक्ट किए बिना, सहयोग किए बिना, बी ये जानते हुए कि ऐसा करने से संभाव्य है कि वह जेड की मृत्यु कारित कर दे, जेड को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करते हैं। अब दूसरा जेलर आया,
उसने ए से कोई कांटेक्ट नहीं किया और उसको ये भी दिखा कि ये कैदी बहुत बीमार है, अधमरा हुआ पड़ा है, मुझे इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब वो ट्रीटमेंट करवाने की बजाय वो क्या कर रहा है, वो भी उसको खाना नहीं दे रहा। अब दूसरे जेलर ने भी उसको खाना नहीं दिया, जेड भूख से मर जाता है। अब उसने खाना नहीं दिया तो वो मर गया। अब यहाँ पर जो दूसरा वाला जेलर है ना बी, वो हत्या का दोषी है, लेकिन ए ने बी से कोई सहयोग नहीं किया, इसलिए ए हत्या के प्रयत्न का दोषी है। पहले वाले जेलर ने खाना नहीं दिया तो उसने क्या किया, अटेम्प्ट टू मर्डर किया, क्योंकि वो अधमरा हो चुका था। दूसरा जेलर आया, उन्होंने आपस में कोई कांटेक्ट नहीं किया, दूसरे वाले ने भी खाना नहीं दिया, तो यहाँ पर सेकंड वाला मर्डर के लिए लायबल होगा। तो दोनों इलस्ट्रेशन हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है क्लोज 9। देखो क्लोज 9 हमें ये कहना चाहता है कि जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं, बहुत सारे पर्सन्स एक क्रिमिनल एक्ट को करने में लगे हुए हैं या संबंधित हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। क्या कहा, बहुत सारे पर्सन्स क्रिमिनल एक्ट को करने में लगे हुए हैं, तो वो कैसे होंगे, अपनी अपनी लाइबिलिटी के अनुसार लायबल होंगे। अब इसका इलस्ट्रेशन, अब देखो ये वाला इलस्ट्रेशन मैं आपको समझाती हूँ, फिर जब आप बेरेक्ट पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, ए ने बी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया, ए ने बी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया, बी ने गुस्से में आकर ए पर अटैक किया, ठीक है। अब देखो अगर अटैक करता है बी और ए मर जाता है, तो यहाँ पे बी ने मर्डर नहीं किया, क्योंकि हमें मर्डर के सेक्शन में अपवाद बताए जाते हैं कि अगर आपको सामने वाला पर्सन इतना ग्रेव प्रोवोकेशन देता है, इतना ज्यादा गुस्सा दिलाता है कि आप अपने आपे से बाहर हो जाते हो। अब उसने गुस्सा दिलाया, बी ने अटैक किया। अब यहाँ पर एक पास में एक और पर्सन खड़ा था, सी पर्सन। अब सी पर्सन की ए वाले पर्सन से पहले से ईर्ष्या थी, उससे बदला लेना चाहता था। तो सी जो पर्सन खड़ा था उसको तो कोई ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं था, उसने क्या किया, मुझे एक ऐसा हथियार पकड़वा दिया, मैं गुस्से में थी, मैंने उस हथियार से उस ए पे वार कर दिया। मान लो मुझे तलवार पकड़ाई और मैंने ए पर अटैक कर दिया, जिससे वो मर गया। अब यहाँ पर मैं तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होंगी, लेकिन जो पास में खड़ा पर्सन था वो मर्डर के लिए लायबल होगा। क्यों, क्योंकि हमें बताया जाता है कि जब आपको ग्रेव प्रोवोकेशन दिया जाता है, उस ग्रेव प्रोवोकेशन में आपसे मर्डर हो जाता है, तो आप हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए लायबल होते हो। लेकिन जिस पर्सन ने इस चीज का फायदा उठाया और फायदा उठा के उस पर्सन को मर्डर करने के लिए मुझे कुछ ऐसा वेपन पकड़ाया, तो वो पर्सन मर्डर के लिए लायबल और मैं कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल। यही इलस्ट्रेशन ये बात करता है। तो आप इस इलस्ट्रेशन को बेरेक्ट से पढ़ लेना। यहाँ पर एक वैमनस्य वर्ड दिया हुआ है, वैमनस्य मतलब ईर्ष्या की भावना होती है, ठीक है। तो ये 9 क्लोज बीएनएस के सेक्शन 3 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन इंटेंशन के बारे में मेंस की चीजें मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच।